प्रगतिशील हिमाचल प्रदेश के इस कार्यक्रम में जो आज किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ हो रहा है, हमारे बीच में जिनका भी आपने संबोधन सुना, हिमाचल प्रदेश में वन विकास निगम के उपाध्यक्ष भाई सूरज सिंह नेगी जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में हमारे साथी और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पूरा विधायक रहे हैं भाई तेजविंद सिंह नेगी जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री संजीव हारा जी, जिला परिषद के हमारे अध्यक्ष श्री निहाल चारस जी, डिप्टी कमिश्नर कुल्लू आबिद हुसैन जी, एसपी डिप्टी कमिश्नर किन्नौर आबिद हुसैन जी, एसपी किन्नौर विवेक जी, महिला मोर्चा की यहाँ की प्रभारी कल्पना जी और पार्टी के हमारे साथी श्री संतोष राज जी, चंद्रपाल मेहता जी, यशवंत नेगी जी, रवीना जी, दिलीप कुमार जी, मदन नेगी जी, परविंदर नेगी जी, संजय नेगी जी, सुभाष जी, प्रवीण जी, गंगाराम जी, श्रीमती राजवंती जी, इंदु किरण जी, बलदेव जी, दौलत नेगी जी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सभी विभागों के सभी अधिकारी, उपस्थित पत्रकार मित्रों, नौजवान साथियों, आज एक बार फिर से किन्नौर में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सब लोग यहाँ आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझसे पहले हमारे साथी कह रहे थे कि आजकल के दिन बहुत व्यस्त हैं। आजकल सेब का सीजन भी किन्नौर, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर आपका सीजन थोड़ा देर होता है बाकी हमारे प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तुलना में, और उसके साथ साथ में कहा गया कि कुछ शादियां भी हैं, घास की कटाई भी साथ में है और देवता भी मेहमान आए हैं। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में यहां आए, मैं समझता हूं कि इसके लिए एक ताली आपको अपने लिए बनानी चाहिए। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे ट्राइबल का इलाका किन्नौर, लाहौल स्पीति और हमारा जो बर्फ बड़ा इलाका जहां बर्फ पड़ती है, उन इलाकों में सर्दी की तैयारी हो जाती है। आने वाले समय में 3 महीने के लिए सारी व्यवस्थाओं को जोड़ना, और उस हिसाब से मैं भी आपके ही तरह, क्योंकि मेरा गांव भी लगभग 8000 की ऊंचाई पर है और हम अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं, जब सर्दी का मौसम आता है बहुत सारे काम एक साथ, खेत में खेती का काम, घास की कटाई का काम, सर्दियों के लिए लकड़ी का इंतजाम करना, सर्दी के मौसम के लिए 3 महीने के लिए राशन का इंतजाम करना, और ऊपर से शादियों का सीजन भी इसी वक्त आता है। ये बहुत सारी चीजें एक साथ जब हो जाती है तो आदमी के पास व्यस्तता बहुत ज्यादा हो जाती है। और यहां मुझे मालूम पड़ा कि
इसी पंचायत के अंतर्गत 2 देवता भी मेहमान के रूप में आए हैं और मैं उन देवताओं को यहीं से प्रणाम करता हूं और मैं क्षमा चाहूंगा जिन लोगों को आपकी सेवा में आज के इस दिन उपस्थित होना था, उनमें से कुछ लोग यहां भी आए हैं और मेरा आप सबसे यह भी निवेदन है कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप देवता की सेवा में जरूर पहुंचें, ताकि देवता के प्रति जो हमारा श्रद्धा का भाव है उसको हम हमेशा के लिए बनाए रख सकें। मुझसे पहले हमारे साथियों ने अपनी बात कही कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की प्रगति के कार्यक्रम कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक संयोग है कि पूरे देश भर में आजादी के 75 वर्ष बीतने के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं के अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया है और अमृत महोत्सव के नाते पूरे देश भर में एक नहीं अनेकों कार्यक्रम आजकल चल रहे हैं। और जैसा आप लोगों ने अभी देखा भी होगा, जब 15 अगस्त का दिन था, 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री जी ने एक आग्रह पूरे देश के सभी नागरिकों से किया कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए और 75 वर्ष का आजादी का मतलब यह है कि हम में से बहुत सारे लोग उस वक्त इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि हमारा जन्म ही उसके बाद हुआ। आज भी मैं कोशिश कर रहा था देखने की, जब कैमरे का रुख जो है, आप जो बैठे हैं हमारे साथी यहां पर, उनकी तरफ जा रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कोई 75 साल का उम्र का कोई बुजुर्ग हमारे बीच में आज है कि नहीं। मुझे नहीं लग रहा है, कम ही होगा, बहुत कम होगा, कहीं बीच में होगा या तो छूट गया होगा मुझसे, क्योंकि कैमरा जहां जहां घूमा मैं बारीकी से देख रहा था यहां स्क्रीन पर। इसका मतलब है कि हम जो है भारत की आजादी के बाद इस दुनिया में आए और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 अगस्त के लिए हम एक काम करें, क्योंकि हम लोगों को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका कि हम आजादी के उस आंदोलन का हिस्सा बन सके। आओ हम एक काम करें, आजादी के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है उनको याद करते हुए अपने घर में तिरंगा झंडा लगाएं और एक नारा दिया उन्हें, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश में छोटा चाय बेचने वाला, उसकी दुकान पर भी तिरंगा झंडा लगा हुआ है। एक साइकिल का टायर ठीक करता है, उसके यहां पर छोटा सा वो शेड बना है, लेकिन तिरंगा झंडा वहां पर लगा हुआ है। एक छोटा सा ढाबे वाला ढाबा चलाता है, उसके यहां पर भी तिरंगा झंडा लगा है। और यहां किन्नौर में आकर के भी मैं देख रहा था कि यहां पर भी इस तरह से 15 अगस्त के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने आग्रह जो किया, उस आग्रह का आप लोगों ने भी पालन किया। कुछ लोगों ने कहा कि क्या होगा तिरंगे झंडे लगाने से, उन्हें नहीं मालूम ये तिरंगा झंडा हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है, कितने लोगों का जीवन जो है इस तिरंगे झंडे के लिए, इस तिरंगे झंडे की शान के लिए। और ऐसे प्रश्न खड़ा करना तो स्वाभाविक रूप से एक मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि उनका देश के प्रति समर्पण का भाव कितना कर है, इस बात से जाहिर होता है। मैं उन सारी बात में जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपके समक्ष इस बात का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि आज हमारे लिए यह भी एक संयोग है कि आज जहां आजादी के 75 वर्ष हमारे देश के हुए, वहां हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष हुए हैं। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था और हिमाचल अपने गठन के 75 वर्ष मना रहा है। मैं अपने साथियों के साथ बैठा, हमने कहा कि हमको कुछ आयोजन करना चाहिए, हिमाचल की यह गौरवमय यात्रा 75 वर्ष की, इसको लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं। बहुत सारे सुझाव भी आए।
लेकिन चुनाव नजदीक होने की वजह से यह संभव नहीं था कि हम बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें। इसलिए हमने एक कार्यक्रम तय किया और सिर्फ एक कार्यक्रम यह तय किया, और वो कार्यक्रम ये तय किया कि हिमाचल प्रदेश में अलग अलग समय में जो नेतृत्व रहा है, उन्होंने हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है, उसके लिए उनका आभार। चाहे डॉक्टर वाईएस परमार रहे, चाहे ठाकुर रामलाल जी रहे, श्री शांता कुमार जी रहे, चाहे वीरभद्र सिंह जी रहे, चाहे हमारे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी रहे, उनका भी योगदान रहा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान सबका रहा। लेकिन उनके योगदान को स्मरण करते हुए हम मंच पर से कई बार जिक्र करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, उस योगदान को स्मरण करते हैं। लेकिन एक चीज जो आज तक छूटी है इन 75 वर्षों में, हमने कहा हम वो काम करेंगे। हमारे अधिकारियों ने पूछा, हमारे साथियों ने पूछा कि वो कौन सा काम जो छूटा है, जो करने की बात कह रहे हैं। मैंने कहा इस हिमाचल प्रदेश को यहां तक पहुंचाने के लिए हिमाचल वासियों का जो योगदान रहा है, उनका धन्यवाद करने के लिए कोई मुख्यमंत्री नहीं निकला। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जाकर के उनका आभार व्यक्त करने जाऊंगा। यह हिमाचल यहां तक पहुंचा है इसलिए नहीं पहुंचा है कि हम मंच पर बड़े बड़े लोग जो है, बड़े नेता जो है, वो इस प्रकार से अपनी तारीफ में मेरी पार्टी का नेता खड़ा होकर के मेरी तारीफ करेगा, दूसरी पार्टी का नेता आएंगे तो अपने नेता की तारीफ करेंगे। मुझे लगता है कि तारीफ का दौर नीचे तक जाना चाहिए। एक मजदूर का भी हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। एक किसान का अपना योगदान है, एक बागवान का अपना योगदान है, कर्मचारी का अपना योगदान है, एक अधिकारी का अपना योगदान है। इसलिए हमने तय किया हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष की इस यात्रा में हम समर्पित करेंगे इस पूरे प्रदेश के लोगों के लिए जो योगदान रहा है, इसको प्रदेश की मेहनतकश जनता को समर्पित करेंगे। और आज मैं उस कार्यक्रम के तहत जहां आपके किन्नौर विधानसभा क्षेत्र, किन्नौर जिला के अंतर्गत आया हूं, और आज के दिन मैं किन्नौर वासियों का भी हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष के इस योगदान के लिए जो सहयोग रहा है, उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके साथ साथ मैं ये भी मैं कहना चाहूंगा कि सफर यहां तक का पूरा हुआ तो ये हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें और आगे जाना है। और इसलिए आने वाले समय के लिए भी हमारी एक कमिटमेंट रहनी चाहिए, कन्विक्शन रहनी चाहिए, हमारा एक लक्ष्य रहना चाहिए। हम हिमाचल को और आगे बढ़ाने के लिए आने वाले समय में और भी सक्रिय होकर के सहयोग देंगे। इसके लिए हम आप सबके बीच में आ जाए। आप कल्पना करिए, जब हिमाचल बना था, मैंने एक कार्यक्रम में इस तरह की बड़ी सभा के अंतर्गत लोग बैठे थे, मैंने पूछा कि कोई बता सकता है कि जब हिमाचल बना था 15 अप्रैल 1948 को, तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? कोई नहीं बता पाया। हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पीछे का इतिहास हम भूलते जा रहे हैं। 4 जिले उस वक्त थे हिमाचल प्रदेश में, आज 12 जिले हैं। और जब हिमाचल बना, उस वक्त हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 4.8 थी। आज हिमाचल लगभग 100% के करीब पहुंच गया साक्षरता दर के लिए। केरल से पीछे नहीं, केरल के बराबर हम खड़े होकर के हिमाचल प्रदेश पूरे देश में साक्षरता दर में आगे है। जब हिमाचल बना था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 228 किलोमीटर थी, और आज सड़कों की लंबाई 39,500 किलोमीटर है। जब इन बातों का हम जिक्र करते हैं, कुछ लोग बहुत उछल करके बोलते हैं हमारे विपक्ष की, ये तो हमने किया है। उनको ये मालूम होना चाहिए, योगदान जब सत्ता में रहे तो स्वाभाविक रूप से आपका योगदान होना चाहिए। ना हम एहसान कर रहे हैं, ना उन्होंने एहसान किया है।
लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जिनकी वजह से हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की पीठ का बोझ उतरा है, उनको जरूर याद करना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, जो हिमाचल को अपना घर कहते थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। 39,500 किलोमीटर सड़क में से 20,000 किलोमीटर सिर्फ एक योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में बनी, जिसको हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहते हैं, जो अटल जी ने शुरू की थी। और जब अटल जी ने इस योजना को शुरू किया तो उस वक्त उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त किया था। मैं पूरे देश में घूमता हूं, पूरे देश में जाता हूं, जब शहरों में जाता हूं देखता हूं कि शहर विकसित हो गए, ऊंचे ऊंचे भवन बन गए, सड़कें पक्की हो गई, सड़कें चौड़ी हो गई, गाड़ियां चलते हुए नहीं दिखती, गाड़ियां भागते हुए दिखती है। लेकिन जब मैं गांव जाता हूं तो देखता हूं कि मेरे गांव के लोगों की पीठ का बोझ अभी भी उतरा नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा था, गांव का आदमी अगर उस पहाड़ पर चढ़ रहा है तो पीठ पर बोझ उठा करके चल रहा है, गांव का आदमी अगर पहाड़ से उतर रहा है तो भी पीठ पर बोझ उठा करके चल रहा है। ये गांव के लोगों का पीठ का बोझ उतारना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, मुझे मालूम है कि प्रदेश के पास अपने संसाधन नहीं होते हैं, इसलिए मैं दिल्ली से, केंद्र सरकार से इस योजना को शुरू कर रहा हूं, जो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाएंगे। और 60,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। और आज हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारे लिए खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में अगर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को देखें हम, तो उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम बहुत सारी जिक्र कर सकते हैं, बहुत सारी बातों का, लेकिन आजकल हम जब चुनाव के करीब हैं तो बहुत प्रश्न खड़े करने की हमारे मित्रों की ओर से कोशिश होती है। मैं आज किन्नौर आया हूं और किन्नौर के लोग भी बोलेंगे, कुछ जो हमारे विपक्ष में हैं, कि मुख्यमंत्री जी आए थे, बड़ा तंबू लगा दिया, हमारे तंबू से बहुत परेशान आजकल। मैंने उनको कहा कि भाई अब हम क्या करें, हमारा तंबू तो दिल्ली में भी लगा हुआ है, हमारा तंबू हिमाचल में भी लगा हुआ है, और ये तंबू बड़े लंबे समय तक लगा रहेगा, गड़ा रहेगा, और आपका तंबू उखड़ गया तो हम क्या कर सकते हैं उसमें भाई। ना देश में रहा, ना प्रदेश में रहा, और ना ही आने वाले समय में बड़े लंबे समय तक संभावना है। आप कल्पना करो उस पार्टी की, उस पार्टी की नेतृत्व की। मैं कई बार विचित्र देखता हूं कि क्या व्यवस्था है कांग्रेस पार्टी की, समझ में नहीं आता। आजकल पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव चले हैं, नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं, नॉमिनेशन भरने का क्रम तो पूरा हो गया, लेकिन फिर कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी से फिर प्रयत्न करेंगे कि वो जो है वो हमारा निर्णय, हमारा जो है आग्रह स्वीकार करे, वो अध्यक्ष बने रहे। भाई हमें तो बारह खाता है। बारह खाने का मतलब क्या होता है, हमें तो सूट करता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सूट करता है, किन्नौरी में मालूम क्या बोलते हैं। लेकिन इसलिए क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक कांग्रेस नहीं रहेगी, कहीं नहीं आएगी। वो भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, और कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हैं। भारत जुड़ा हुआ है, भारत मजबूत है, और आज की तारीख में मैं कहना चाहूंगा, जितना भारत आज की तारीख में मजबूत है, ताकतवर है, इतना मजबूत भारत कभी भी नहीं रहा। ये मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि नेतृत्व मजबूत मिला है, जिसकी वर्षों से तलाश थी। ऐसा नेतृत्व भारत को चाहिए जो मजबूत हो। अभी कुछ दिन पहले महंगाई पर एक कार्यक्रम दिल्ली में किया हम लोगों ने, और दिल्ली के उस कार्यक्रम में सभी पूरे देश भर से लोगों को बुलाया गया, और वहां पर भाषण दिया राहुल गांधी जी ने, और भाषण दिया कि आटा 40 रुपए लीटर हो गया।
अब आप देखिए कि जो देश के प्रधानमंत्री लेने के सपने ले रहे हैं, उन्हें अभी तक यही मालूम नहीं है कि आटा किलो के हिसाब से मिलता है कि लीटर के हिसाब से मिलता है। लीटर के हिसाब से दे रहे हैं। कांग्रेस की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन देश की कोई व्यवस्था नहीं है। देश को नेतृत्व चाहिए मजबूत, देश की भावनाओं को जोड़ने वाला नेतृत्व चाहिए, देश की भावनाओं को समझने वाला नेतृत्व चाहिए। और आज अगर हम इस बात को कह सकते हैं, वो हमारी कहने से साबित नहीं हुई है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम करने के तरीके से साबित हुई है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं जाते हैं, जो देश में दुनिया में अपने आप को सबसे आगे मानते हैं, टेक्नोलॉजी में, ताकत में, साधन सुविधाओं में, उन देशों के राष्ट्र के नेता, उन नेता भी जब मंच पर नरेंद्र भाई मोदी जी को देखते हैं कि अपने पांव नहीं रोक पाते हैं, पांव चलते हैं, और जहां मोदी जी खड़े होते हैं वहां उनके पास पहुंच करके हाथ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाते हैं। और एक दौर ऐसा भी था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होते थे, ना कोई उनकी तरफ सम्मान से देखता था, ना ही कोई कदम बढ़ते थे, ना ही कोई हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ता था। यह अंतर है जिस अंतर को समझने और समझाने की आवश्यकता है। आज सारी दुनिया के सामने हम जिन बातों को लेकर के हम चर्चा कहते थे, हम कहते थे कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए बोलते थे, लेकिन विश्वास नहीं होता था कि हमारे जीवन में ऐसा दिन देखने को आएगा जब हम अपनी आंखों से लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पारित होते हुए देखेंगे। लेकिन दिन आया, कब आया? जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, धारा 370 समाप्त हुई। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनना चाहिए। हम बोलते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन दिल को तसल्ली देते थे। लेकिन हमें मालूम है कि हमारे बुजुर्गों ने भी यही नारा लगाया था, लेकिन जीवन उनका समाप्त हो गया। उसके बावजूद भी वो अपने जीवन में इस दिन को नहीं देख पाए जब मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हो सके। लेकिन हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि हम उस अवसर को अपने आंखों के सामने हम देखें, जब राम जन्मभूमि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जाकर के भूमि पूजन के लिए वहां पर गए। आज भव्य मंदिर राम जन्मभूमि पर वहां पर बन रहा है, तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमारा पड़ोस कर देश हरकत करता था, एक जवाब उनको सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया, और दूसरा जवाब जब दिमाग और ज्यादा उनको ठिकाने लगाने की जरूरत महसूस की तो एयर स्ट्राइक करके जो है उनको एक संदेश दिया, अगर नहीं मानोगे तो नहीं मानोगे तो हश्र तुम्हारा ये होगा। ऐसे नेतृत्व की जरूरत, और ऐसे नेतृत्व की जरूरत है तो देश के लिए, तो हिमाचल के लिए भी उस नेतृत्व की हमको ताकत देने की जरूरत है। ऐसे में आप सबके बीच में मैं यही कहना चाह रहा हूं। आप देखिए एक बात को लेकर के, आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा नेतृत्व जो हिमाचल प्रदेश में आकर के कहता है कि ये मेरा अपना हिमाचल है, अपना घर है, इसे मैं अपना घर मानता हूं, और घर जब बोलते हैं सिर्फ बोलते नहीं, व्यवहारिक रूप से उसको साबित भी करते हैं। हिमाचल आए और हिमाचल आकर के बिलासपुर में विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन उनका आना हुआ, और कुल्लू जाकर के दशहरे के उस रथ को प्रणाम करने के लिए गए, जो हमारे भगवान रघुनाथ जी का रथ, जिसको हजारों लोग अपने हाथों से खींच करके उस रथ यात्रा को शुरू करते हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री कुल्लू के दशहरे में पहुंच करके इस काम को करने के लिए पहुंचे। भावना उनके हिमाचल की संस्कृति के प्रति, हिमाचल के संस्कार के प्रति, हिमाचल देवभूमि है, देवभूमि के प्रति, इस बात को समझने की आवश्यकता है भाई। और जहां तक हिमाचल प्रदेश हमारी सरकार की बात है, मैं आपके बीच में बहुत ज्यादा लंबी बात
नहीं कहूं कि इसके बाद अभी बहुत कार्यक्रमों का दौर बहुत लंबा है, आगे भी हम चुनाव के करीब हैं, लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ पर आपके किन्नौर में यहाँ आया हूँ। यहाँ मेरी दाईं तरफ आप देख रहे हैं कि 18 उद्घाटन और 5 शिलान्यास, कुल मिलाकर के 23 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुए और लगभग 64 करोड़ रुपए की सौगात आपके किन्नौर के इस विधानसभा क्षेत्र के लिए दी गई है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यहां भाई तेजबंद नेगी जी और सूरत नेगी जी दोनों जिक्र कर रहे थे। यहां कुछ लोग विधानसभा के अंदर बहुत शोर डालते थे, एफआरए के बारे में बहुत बात कहने की कोशिश करते थे, लेकिन क्या उनके दौरान ये सारी चीजें हुई हैं क्या? और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है, 2008 से ये लंबित थे जो वन अधिकार नियम जो एफआरए के जो है, और उस पे से 344 केस जो है हमने स्वीकृत किए। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस बात को मैं कह सकता हूं कि हमारे जो ट्राइबल के इलाके में, खासतौर से किन्नौर के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। और इसी प्रकार से जिले में 48 लाभार्थियों को नौन तोड़ के पट्टे भी दिए गए। इसलिए मैं इन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं। यहां कहा जा रहा था कि अगर साथ चलने वाला साथी यहां से होता तो काम करने का आनंद कुछ और होता, लेकिन आपके यहां के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अब मुझे मालूम नहीं वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, जिस तौर तरीके से बात कहते हैं वो हमारी देवभूमि की संस्कृति नहीं है। और खास तौर से अगर ट्राइबल के इलाके का अगर हम जिक्र करें तो मुझे लगता है कि वो ट्राइबल के इलाके की जो हमारी संस्कृति है उसके भी वो विपरीत है, उसके अनुकूल नहीं है। व्यक्ति के नाते मैं सबका सम्मान करता हूं, चुने हुए प्रतिनिधि के नाते मैं सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद फिर मुझे कहा कि कुछ साथियों को कहा कि भी नहीं बोलना इनके बारे में। हमने कहा क्यों? कांग्रेस के लोग अपने आप ही बोल रहे हैं, बोलते हैं। शायद में कांग्रेस की अध्यक्षा कुछ दिन पहले आई और यहां आकर के हमारे पुलिस के हमारे साथियों को उनके बीच में दखल करना पड़ा, उनको अलग करना पड़ा। नहीं तो इस तरह की स्थिति नहीं है, वो उनकी पार्टी की स्थिति है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन पार्टी की स्थिति पूरे देश में इस प्रकार से बनी है। गोवा में 8 विधायक कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए, और उनमें से 2 कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। एक इनका वाइस प्रेसिडेंट था स्टेट का, वो भी हमारी पार्टी में आ गए। आज इनके अनुसूचित जाति के जो नेता यहां पर हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष थे वो भी हमारी पार्टी में अब शामिल हो गए। हमारी पार्टी से सुरेश चंदेल जी कांग्रेस पार्टी में कुछ वक्त के लिए गए थे, वो फिर वापस आ गए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आखिरकार ये कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची है, ये सारा क्यों ये दौर चला ऐसा, उन्होंने एक ही बात कही, वर्तमान की कांग्रेस न देश के लिए किसी काम की रही, न समाज के लिए किसी काम की रही, न प्रदेश के लिए किसी काम की रही, और ना ही हमारे लिए किसी काम की रही। इसलिए सब छोड़ना चाहते हैं। गुलाम नबी आजाद इस आयु में जो 1960 से 1970 से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे वो भी आजाद हो गए। इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप सबके सहयोग से मुझे एक बात जरूर कहनी है कि हम एक बात का जिक्र आजकल के दिनों में कर रहे हैं। हमें रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं। हमने रिवाज बदलने की बात कही तो हमारे कुछ कांग्रेस के मित्रों को बहुत परेशानी, बहुत पीड़ा हुई, और कहने लगे, हमें समझाने लगे कि रिवाज तो नहीं बदलना चाहिए, रिवाज तो
हमने कहा जो अच्छे रिवाज हैं उनको और मजबूत करना चाहिए, लेकिन जो खराब है, जिनको सुधार करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है, वो बदलने चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, हिमाचल में रिवाज बना था, जब सरकार बदल जाती थी तो एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते थे, केस करते थे, कोर्ट में पेशियां लगती थी। हमने कहा ये रिवाज देव संस्कृति के मुताबिक नहीं है। हिमाचल देवभूमि है और हिमाचल के हिसाब से ये रिवाज बदलना चाहिए, और हमने उस रिवाज को बदला। हमने कहा इस तरह से रिवाज बदलना चाहिए। और अब हम रिवाज की बात इसलिए भी कह रहे हैं कि हिमाचल में नहीं, पूरे देश में रिवाज बदल गया भाई। जिन राज्यों में हमारी पार्टी की सरकारें नहीं बनती थी, वहां भाजपा की सरकारें बन गई, रिवाज बदल गया। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 5 वर्ष चलती थी, 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी, उन राज्यों में भाजपा की सरकारें फिर 5 वर्ष के लिए आगे दूसरे कार्यकाल में प्रवेश कर चुकी है। रिवाज बदला है। पड़ोस का हमारा उत्तराखंड जब से बना है तब से सरकार 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी, लेकिन अब की बार भाजपा की सरकार थी, फिर भाजपा की सरकार बन गई। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से यही चल रहा था कि 5-5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन अब की बार योगी जी थे, फिर योगी जी आ गए, रिवाज बदल गया। हमारा पड़ोस का राज्य हरियाणा है, सरकार बनती नहीं थी, बन जाती तो चलती नहीं थी। 2014 के बाद भाजपा की सरकार दूसरी बार वहां पर चल रही है, रिवाज बदला है। मणिपुर में फिर भाजपा की सरकार, गोवा में फिर भाजपा की सरकार, और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 30 वर्ष पूरे करने जा रही है। जब पूरे देश में रिवाज बदल गया तो हम हिमाचल वाले क्यों उस रिवाज को पकड़ के रखें? आइए, मैंने कहा अब की बार इस काम को हम करेंगे। जब हमने कहा तो हमारे कुछ लोग नाराज हो गए कि इस काम को तो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। अब बड़े बड़े लोग कौन होते हैं मुझे मालूम है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि लोग तो लोग होते हैं, आदमी तो आदमी होता है। अटल जी ने अपनी कविता में लिखा है, आदमी ना बड़ा होता है, आदमी ना छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में एक बात बैठी है कि वो बड़े हैं, क्योंकि बड़े इसलिए हैं कि राजाओं के परिवार में जन्म लिया है, और हम सब लोगों को छोटा मानते हैं क्योंकि हमने राजा के परिवार में जन्म नहीं लिया है, हमने किसान के, गरीब मजदूर के परिवार में जन्म लिया, इसलिए वो अपने आप को बड़ा मानते हैं। इसलिए हमने कहा कि एक बात ख्याल रखिए, एक बात याद रखिए कि सारे बड़े काम बड़े लोग नहीं करते। कई बार बड़े काम जो बड़े लोगों से नहीं होते, उन कामों को छोटे लोग करके दिखाते हैं। तो आओ हम सब छोटे लोग मिल करके काम करें, और अब की बार जो रिवाज बदलने की अगर हम बात कह रहे हैं, उस रिवाज को बदल करके छोड़े। इस बात के लिए मैं आप सबके बीच में निवेदन करने और आह्वान करने के लिए यहां पर आया हूं। और इसलिए मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि हमने काम करने की शुरुआत की, हमने गरीब लोगों के लिए काम करने की हमने कोशिश की है। वो 400 करोड़ पेंशन पर खर्चते थे, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। हमने हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाया। हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचा। बड़े लोग इस बात को नहीं सोच पाए कि छोटे लोगों के घर में भी गैस का कनेक्शन लगना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में हर आदमी के इलाज का, मुफ्त इलाज का इंतजाम किया है, क्योंकि गरीब आदमी जब पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं होता है तो उसका जीवन चीख पुकार के बीच में समाप्त हो जाता है। हमने हिम केयर से 3.5 लाख लोगों का इलाज मुफ्त में करके उनको स्वस्थ करके घर भेजा है। ये बड़े लोगों की सोच का विषय नहीं बन पाया, जो लंबे समय तक रहे, बार बार रहे, लेकिन गरीब आदमी का इलाज कैसे होगा, इस बात को लेकर के उनका सोचने का विषय नहीं बन पाया। लेकिन ये विषय उस व्यक्ति का बन पाया जो छोटा है, जिसने मजदूर के घर में जन्म लिया, जिसने गरीबी को बहुत करीबी से देखा है, महसूस किया है, उसने इस निर्णय को किया है।
आज हमारी बेटी अगर शादी होती है गरीब परिवार की, हम 31,000 रुपए शगुन के रूप में उसके खाते में डाल रहे हैं, लेकिन बड़े लोगों की सोचने का विषय ये नहीं बन पाया, क्योंकि वो बहुत बड़े थे और हम बहुत छोटे हैं। तो इसलिए छोटे होकर के हमने इस पीड़ा को समझा कि बेटी तो बेटी है, चाहे वो गरीब की है चाहे वो अमीर की है। पिता की भावनाएं, मां की भावनाएं बेटी के लिए उसी तरह की होती है, चाहे वो किसी गरीब की है चाहे वो अमीर की है। तो इसलिए हमने इस तरह के काम किए। हमारी माताएं बहनें आजकल काम के लिए घर से बाहर निकलती हैं। हमने कहा कि उनको हिमाचल प्रदेश में आने जाने के लिए मदद करनी चाहिए। इसलिए हमने कहा कि आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है, तो किराया भी आधा लिया जाएगा। आधे किराए के साथ हमने शुरुआत की। हमने हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को देखा, किन्नौर सर्वाधिक सबसे ज्यादा बिजली के प्रोजेक्ट लगाने में जो है सबसे आगे है, और किन्नौर ने पूरे देश के लिए बिजली यहां से दी है। चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे हरियाणा है, चाहे हमारा पंजाब है। हमने कहा हिमाचल प्रदेश ने बिजली पैदा करके दूसरे प्रदेशों के घर हमने उजाले किए। क्या हम गरीब लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं कर सकते? हमने निर्णय किया कि हमने हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली का बिना किराए के जो है जीरो बिल के साथ हम व्यवस्था करेंगे। हमने वो करके दिखाई। लेकिन जब हम कर रहे हैं तो कहते कि मुफ्तखोर बना दिया। लेकिन जब अपनी बात आती है, आजकल घोषणा कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि हमारी कमिटमेंट है, हमारी घोषणा है कि जब हम आएंगे तो हम 300 यूनिट बिजली देंगे। आएंगे तो ना, जब आने नहीं देंगे तो क्या करेंगे? जब लोगों ने तय कर दिया, मन बना दिया, नहीं आने देना भाई, इसलिए नहीं आने देना कि भाई बचा कहां आपका। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपके बीच में बहुत लंबी बात कहूं वो संभव नहीं है, मुझे निकलना है। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए, ये किन्नौर चाहिए, साथ चलता हुआ मिलना चाहिए, साथ सहयोग देता हुआ मिलना चाहिए। आप किन्नौर दीजिए और हम आपको हिमाचल देंगे। हिमाचल में भाजपा की सरकार बना के देंगे। और आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं आप सबके लिए बधाई देना चाहूंगा। किन्नौर ऐसा हमारा एक जिला है जिस जिले ने उस कोविड के संकट में सहयोग देते हुए वैक्सीन में पहला स्थान हासिल किया। पहला स्थान, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में फुल्ली वैक्सीनेटेड कोई डिस्ट्रिक्ट हुआ तो किन्नौर हुआ, पहली डोज में भी, दूसरी डोज में भी। मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं। और उसके साथ साथ में और भी चीजें आपने किन्नौर के लोगों ने बहुत सारी की हैं। मैं उन बातों को कहूंगा तो बहुत लंबी बात जाएगी। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है। और भाई, यहाँ सूरत नेगी जी ने कुछ विषयों को लेकर के कहा है। एक सब तहसील का जिक्र किया, कटगांव, और उस सब तहसील में मैं देख रहा था कि 2 ही पटवार सर्कल हैं। कैबिनेट में आया, लेकिन चर्चा की, कहा कि यहां पर कानगो सर्कल बनाना चाहिए। कानगो सर्कल का तो हमने कर दिया, लेकिन आप लोगों ने ये कहा कि उसको सब तहसील बनाना चाहिए, क्योंकि इलाका दूर का है, कठिन है, मुश्किल है। तो इस बात को लेकर के फिर से मैं पुनः विचार करूंगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और जहां सड़कों की बात कही गई, जहां और विकास कार्यों की बात जहां पर कही गई, स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात कही, किन्नौर आज ऐसा जिला नहीं है जहां किसी चीज की कमी छोड़ी हो। हमने हर क्षेत्र में काम किया है। और आगे मुझे आप सबसे यही निवेदन करना है, अगर कमी रह गई है उस कमी को भी हम ही पूरा करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी को आप मजबूत करिए। ये किन्नौर भाजपा के साथ चलते हुए दिखे, भाजपा का साथ देते हुए दिखे, ये मुझे लगता है कि ये संदेश यहां से जाना चाहिए। उसके लिए आप सब काम करिए। और निश्चित रूप से उसके बाद सरकार जब भाजपा की फिर से बन जाएगी, उसके बाद किन्नौर आकर के आप सबके बीच में जो कमी रहेगी, कसर रहेगी, हम उस कमी को पूरा करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे, आप सबका हृदय से बहुत आभार। और आगे के लिए आप सबको बहुत सारा, दिवाली का भी त्यौहार आ रहा है, उसके लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि किन्नौर साथ चलने वाला, मिल करके काम करने वाला, ऐसा किन्नौर होना,
सरकार भाजपा की बनेगी और भाजपा की ही बनेगी, ये मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जिस तरह से आपने देखा हुआ, एक बार प्रधानमंत्री जी आए तो सारे हमारे कांग्रेस बेचारे बहुत कांप जाते हैं, डर जाते हैं। बिलासपुर में आने का कार्यक्रम बना तो अखबार में कहीं खबर लगी कि भाई प्रधानमंत्री जी कुल्लू भी जा रहे हैं। तो कांग्रेस वाले पूछते हमको कि भाई कहां, कुल्लू भी जा रहे हैं? हमने कहा हां जा रहे हैं, कुल्लू भी जा रहे हैं। बहुत परेशान होते हैं। लेकिन मैं उनके लिए थोड़ा और भी कहना चाहता हूं, थोड़ा धैर्य रखें। प्रधानमंत्री जी 13 तारीख को चंबा भी आ रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का 20 तारीख से पहले 1-2 कार्यक्रम और भी हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आचार संहिता नहीं लगी तो हम और भी कोशिश करेंगे उनके कार्यक्रम बनाने की। इतनी बात कहते हुए आप सबका आशीर्वाद और आप सबकी